हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 11th पे। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास 11th में आ चुके हैं या आने वाले हैं, रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको बता देता हूं कि क्लास 11th की जो भी नई क्लासेस हैं वो आपका इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलने वाली हैं। सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, सबकी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी, साइंस स्ट्रीम की। बाकी कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए अलग चैनल्स हैं, इसी तो आप जाकर के उन चैनल्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 मैंने जब बताया था तो उसमें मैंने रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल्स में समझाया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप लेक्चर नंबर 1 को जाकर के जरूर से देख लें, क्योंकि उससे आपको इस चैप्टर का जो बेसिक स्टार्ट है कि किस तरीके से यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, कैसे हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बच्चों अपन ने वहां पे डिस्कस किया था। सो यहां पर हम जो आज की क्लास में पढ़ने वाले, सबसे पहले आज की क्लास में बच्चों हम यहां पर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? फंक्शंस के बारे में। क्या होते हैं फंक्शंस, इनका क्या काम है और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आने वाली जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता देता हूं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एक शब्द शायद आपने सुना हो, नहीं भी सुना है तो सुन लीजिए, जिसका नाम है बच्चों कैलकुलस। ठीक है, जिसका नाम है कैलकुलस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, एक तरीके से पूरी की पूरी आपकी ये यूनिट है। ठीक है, और अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, ठीक है, क्लास 12th में इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज बच्चों 40 to 45 मार्क्स का होता है। ठीक है, और वो पूरी की पूरी जो कैलकुलस है, जिसमें जो भी बात की जाती है वो बच्चों किसके लिए रिस्पेक्ट में की जाती है? फंक्शंस के रिस्पेक्ट में की जाती है। और इसके बाद जो आपका थर्ड चैप्टर आप 11th क्लास में पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली अब आपको जगह जगह पर जहां भी हम कैलकुलस पढ़ेंगे या जो भी चीज पढ़ेंगे, वहां पर एक चीज आपको बार बार आएगा, फंक्शंस फंक्शंस फंक्शंस। तो ये फंक्शंस होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है, इसको हम ध्यान से समझेंगे, फील करेंगे इसको, और उसके बाद मैथमेटिकल टर्म्स में इसको डिफाइन करके फिर फंक्शंस को हम सही तरीके से उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो पूरे फोकस के साथ समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों फंक्शंस को एक तरीके से मशीन के तौर पे समझते हैं। मशीन क्या होती है सब लोग जानते हैं ना। मशीन का काम क्या होता है? मशीन जिस चीज के लिए डिफाइन की जाती है वो पर्टिकुलर उस टास्क को कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करती है, सेम एज फंक्शंस। फंक्शंस का कभी यही काम है कि वो एक टाइम पर एक पर्टिकुलर टास्क ही एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जिस चीज के लिए उसको डिफाइन किया गया। ये जो वर्ड बार बार इस्तेमाल करो, डिफाइन डिफाइन, इसका मतलब है कि भाई तुमसे बोल दिया कि तुम्हें ये काम करना है, तो बस अब तुमको कुछ भी बोला जाएगा तुम वो काम कर दोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। वो टास्क क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें यहां पर, अलग अलग तरीके के फंक्शंस जब हम जानेंगे तो वो बेटर आपको समझ में आएगा। तो एक सिंपल मैनर में समझते हैं कि ये जो मशीन है, इसमें यहां पर जब हम कोई चीज इनपुट करते हैं तो ये क्या कर रही है? इसको असाइन किया गया है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट डाले जाएंगे या जो भी ऑब्जेक्ट के लिए काम कर सकती है उसको ये एक डिफरेंट टाइप्स के शेप्स में कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है बच्चों, हमने यहां पर स्फेयर्स डाले और इसने कन्वर्ट करके उसको ठोक पीट काट करके हमको यहां पर रेक्टेंगल्स या बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड यहां से हमको निकाल करके दे दिया। तो इसने क्या किया कि जो इनपुट हो रहा है उसको एक स्पेशल तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो उसको डिफाइन किया गया था वो हमें आउटपुट में दे दिया। सेम काम फंक्शंस भी करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आइए समझते हैं मैथमेटिक्स में फंक्शंस का क्या मतलब है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि लेट्स सपोज ये आपके पास, ध्यान से समझना, ये आपके पास एक कॉफी मशीन है। ठीक है, ये आपके पास एक कॉफी मशीन है। ठीक है, अब ये कॉफी मशीन क्या करेगी? मान लो यहां पर हमने कॉफी मशीन बना रखी है एक तो बढ़िया शानदार सी। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स कॉफी के लिए जरूरत होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो इंग्रेडिएंट मान लो हो गया मिल्क, ठीक है, वो हो गया मान लो बीन्स, जो कॉफी बीन्स होते हैं, यानी कि कॉफी लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा यहां पर शुगर, जो भी चीजें जरूरत होती है एक कॉफी बनाने के लिए वो आपने इनपुट किया। अब इस कॉफी मशीन का काम क्या होगा कि ये जो चीजें आप इनपुट कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में आपको बढ़िया एकदम एक कप कॉफी बना करके आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, यही काम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि
हमने इनपुट तो ये किया, लेकिन आउटपुट में मान लो उसने कॉफी ने देकर के सिर्फ और सिर्फ आपको मिल्क दे दिया, है ना, या आउटपुट में कॉफी ना देकर के मान लो उसने आपको बढ़िया सा गर्मी के मौसम में मैंगो शेक दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? मैंगो शेक। तब आप क्या बोलोगे? क्या ये मशीन सही काम कर रही है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये तो थी कॉफी मशीन, लेकिन ये काम क्या कर रही है? ये कॉफी के बजाय कभी मिल्क दे रही है केवल, या फिर केवल मैंगो शेक दे रही है। तो इसका मतलब है कि जो चीज इसको असाइन किया, ये यूनिक रिस्पॉन्स हमको प्रोवाइड नहीं कर रही, यूनिक रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रही। यानी कि जिस तरीके से एक मशीन, हम एक जो सिंपल जो सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं, उस सेट ऑफ इनपुट्स के लिए एक यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करे, यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करे, तो हम बोलेंगे वो दैट इज अ मशीन। लेकिन अगर वो यूनिक आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक मशीन नहीं है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर काम को नहीं करी जिसके लिए उसको डिफाइन किया गया था। तो सेम चीज बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि हमारे पास ये हमारे पास कोई डोमेन है। ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास कोई डोमेन है, और ये हमारे पास क्या है बच्चों? कोडोमेन है। ठीक है, ये कोडोमेन है। ठीक, अब अगर मैं आपसे बोलूं डोमेन के मान लो एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी, और कोडोमेन के एलिमेंट है आपके पास ई, एफ, जी और एच। ठीक है, डोमेन के एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, एक सेट ये हो गया हमारे पास। फॉर एग्जांपल दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब हमने एक रिलेशन बनाया, हमने क्या बनाया बच्चों? एक रिलेशन आर है। आपको पता है रिलेशन आर का मतलब क्या? सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ में पेयर कर देना, दैट मीन्स अ रिलेशन। यही होता है ना बच्चों, ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ में पेयरिंग कर देना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, कि ए का पेयर आपके साथ ई के साथ में है और ए का पेयर आपके साथ एफ के साथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलेशन आर में ए कॉमा ई और ए कॉमा एफ ये तो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझिए, ए जब इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट में ये हमको ई दे रहा है, ए जब हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट में हमको एफ दे रहा है। यानी कि इनपुट तो सेम है, लेकिन आउटपुट आपको जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। इनपुट तो आपका सेम है, लेकिन आउटपुट आपको जो आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन हमको अलग अलग आउटपुट दे सकता है एक इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो ये एक सिंपल रिलेशन है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये एक अच्छी मशीन हो सकती है? क्या ये एक अच्छी मशीन हो सकती है जो एक इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट दे और हमें पता ही नहीं है कि क्या आउटपुट देगा? तो इसका मतलब है फंक्शन हम ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं, फंक्शंस हम ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं जब हम कोई यूनिक पॉइंट इनपुट करते हैं उसमें, तो आउटपुट में हमको एक यूनिक वैल्यू ही देता है, ना कि डिफरेंट वैल्यूज। यूनिक वैल्यू इनपुट करने पर आउटपुट में यूनिक वैल्यू ही दे, ऐसे रिलेशंस को बच्चों हम आपका फंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए, अब इस चीज को हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि यहां पर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, आप देख सकते हैं डी को हमने डी से, ओ को हमने ओ से, एम को हमने एम से, ए को हमने ए से, आई को हमने आई से और एन को हमने एन से रिलेट कर रखा है। तो ये आपके पास एक रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम एक फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि डोमेन का हर एक एलिमेंट को डोमेन में एक यूनिक इमेज रखता है। तो इसकी डेफिनेशन, जो फंक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशन है, वो क्या होती है कि एवरी एलिमेंट, नोट करिएगा बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, इमेज इन कोडोमेन। ध्यान समझे बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी कि डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में केवल और केवल एक ही इमेज रखेगा। इमेज का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि डी से कनेक्टेड है, तो इस डी की इमेज ये डी है,
ओ ओ से रिलेटेड है तो इस ओ की इमेज ये वाला ओ है, एम एम से रिलेटेड है तो इस एम की इमेज ये वाला एम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ यानी कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका ये इनपुट अगर हम डी कर रहे हैं तो आउटपुट में हमको डी दे रहा है। तो दिस इज द इमेज। इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं बच्चों इमेज बुलाते हैं। तो यहां पर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट, एक तो कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूटना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि भाई कॉफी मशीन में जब हमने इनपुट किया मिल्क, कॉफी, शुगर, तो हमें आउटपुट में अगर कॉफी मिल रही है तब तो बोलेंगे कि मशीन बढ़िया है। लेकिन अगर आउटपुट में हमको कॉफी ना आकर के मिल्क आ गया या फिर मैंगो शेक आ गया तो क्या वो मशीन खराब है? तो इसको हम रिलेशन तो बोल सकते हैं कि मिल्क का कनेक्शन आपका कॉफी से है, मैंगो शेक से है, इससे है, लेकिन हमें एक यूनिक इमेज नहीं मिल रही, यूनिक आउटपुट नहीं मिल रहा। जब तक यूनिक आउटपुट नहीं मिलेगा तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बोलते हैं, उसको आपका फंक्शंस नहीं बोल सकते। तो ये चीज बच्चों डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। बस अब इस बेसिस पर हम एरो डायग्राम को देखेंगे और बताएंगे कि कौन सा हमारा एरो डायग्राम एक फंक्शन के एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है या फिर एक रिलेशन के एरो डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं बच्चों, पहला वाला ये हमारे पास फर्स्ट वाला है, इसको देखिए और बताइए, ध्यान समझना। यहां पर फंक्शन में दो एलिमेंट है x1 और x2। ठीक है, x1 इनपुट किया, आउटपुट में यूनिक इमेज आपको मिल रही है y1। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो x1 एलिमेंट की एक और केवल एक यूनिक इमेज है आपके पास y1, है ना। ऐसा तो नहीं है नहीं कि x1 की दो अलग अलग इमेज मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, वो है y1। इसी तरीके से x2 की इमेज की अगर हम बात करें तो x2 की भी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है जो कि है आपके पास y1। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में दो एलिमेंट, दोनों एलिमेंट की इमेज मिल रही है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेजेस हैं। तो दैट्स वाई बच्चों क्या हुआ, ये आपका एक फंक्शन भी है, दिस इज अ फंक्शन। तो ये आपका एक फंक्शन होगा, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए आपका कोडोमेन में। अब जैसे कि इधर पे देखूंगा, यहां पर सेकेंड वाले में अगर आप देखो x1 की इमेज आपके पास y1 है, यानी कि हम देख सकते हैं कि f ऑफ x1 आपके पास y1 है। ठीक है जी, और दूसरे में यहां पर देख सकते हैं कि x1 की इमेज y2 भी है, x1 की इमेज आपके पास y2 भी है। तो यहां पर क्या गड़बड़ हो गया, इनपुट एक है लेकिन आउटपुट में y1 भी मिल रहा है और आउटपुट में y2 भी मिल रहा है। टू डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, दो डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फंक्शन नहीं है, सेकंड वाला आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर दो अलग अलग आउटपुट दे दिया, कुल मिलाकर के एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग आउटपुट मिल गए तो वो आपका फंक्शन नहीं होता। इसके बाद तीसरे नंबर में बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, x1 हमें आउटपुट में क्या दे रहा है y1, तो f ऑफ x1 आपके पास किसके बराबर बच्चों, y1 के। ठीक है, f ऑफ x2 की बात करें तो वो भी किसके बराबर है बच्चों, आपका y1 के। बहुत ही बढ़िया। f ऑफ x3 की अगर हम बात करें तो f ऑफ x3 हमारे पास y4 के बराबर है और f ऑफ x4 की बात करें तो हमारे पास y3 के बराबर है। f ऑफ x4 हमारे पास y3 के बराबर है। तो देख सकते हो x1 की केवल केवल एक इमेज है y1 और तो कोई इमेज नहीं है, x2 की केवल एक ही इमेज है वो है y1। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है लेकिन एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। तो यहां पर f ऑफ x1 y1 है, चलेगा, f ऑफ x2 y1 है, चलेगा, x3 y4 है, x4 y3 है, यानी कि ये आपका एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, ये आपका एक फंक्शन होगा। और अगर मैं फोर्थ वाले एरो डायग्राम की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि f ऑफ x1 आपके पास y1 के बराबर है। ठीक है, x1 की एक ही इमेज है। f ऑफ x2 की अगर मैं बात करूं तो f ऑफ x2 हमारे पास y1 के बराबर, x2 की भी एक ही इमेज है वो है y1। x3 की बात करें बच्चों तो f ऑफ x3 यहां पर आपका y4 के बराबर है, बढ़िया है।
x4 की बात करें बच्चों तो f ऑफ x4 हमारे पास यहां पे y2 के बराबर है, ये भी ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट x5? क्या आपको x5 किसी से भी कनेक्टेड दिख रहा है? क्या x5 किसी से भी कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं। f ऑफ x5 की कोई भी इमेज हमारे पास है ही नहीं। तो हमने क्या बोला कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन x5 की कोई भी इमेज नहीं है, x5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ये आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ये एक्चुअल में यहां पर बच्चों हमें एक्चुअल में बेसिक चीज समझनी होती है, ठीक है? कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट की, डोमेन के एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं हो सकती। एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज आपका नहीं हो सकती। तो क्या यह बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। एवरीवन क्लियर है? यस और नो? पक्का? कंफर्म? क्लियर? चलिए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, है ना? और बहुत सारे बच्चों के, यार देखो तुम लोगों के कमेंट्स हैं, सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। कमेंट्स पे बच्चों का आया था कि सर हमें आपका जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इस चैप्टर की जो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और आगे पर जो लेक्चर आएगा उसमें जेईई मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए वो सब डिस्कस करूंगा, ठीक है? बट तुमको एक रेगुलरिटी अपनानी पड़ेगी कि तुम जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखो, क्योंकि जब लेक्चर्स देखोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर लेक्चर्स नहीं देखोगे तो देखो यार क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप कोई भी चीज है, कोई भी लेक्चर आ रहा है उसको पूरा देखें, ताकि आपसे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद भी सॉल्व कर सको। चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया बच्चों। तो अब इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट और हम एक कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं, वो ये बोलता है आपसे कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर एक फंक्शन एक रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन मे नॉट नेसेसरली बी अ फंक्शन। हर एक रिलेशन एक फंक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि यहां पर ये एक फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक रिलेशन हो सकता है, ये एक फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक रिलेशन है, ठीक है? रिलेशन में सिर्फ पेयरिंग होती है, रिलेशन में सिर्फ पेयर, कि x1 का पेयर y1 से, x1 का पेयर y2 से, रिलेशन बन गया, ठीक है? पेयरिंग जहां हुई रिलेशन बन गया। लेकिन फंक्शन में पेयर तो होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में पेयर होना चाहिए। एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट के साथ में अगर पेयर हो गया तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसीलिए आज के टाइम पर जैसे बोला जाता है ना कि भाई एक ही हो तो बढ़िया है। अब वो एक ही हो किसी भी चीज में हो सकता है ना? आपकी गर्लफ्रेंड हो तो वो भी एक ही होनी चाहिए, है ना? अगर आपने कोशिश किया कि दो गर्लफ्रेंड बना ले, सोचो एक इंसान चाहे कि वो दो अलग अलग गर्लफ्रेंड बना ले तो क्या होगा? आपकी जिंदगी अच्छी होगी? नहीं, जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। आएगा पक्का, है ना? तो ये चीज आपको समझना है। अगर आपसे बोला जाए कि आप दो लोगों से करेक्ट हो जाओ तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वही चीज फंक्शन के साथ में कि ये बोलते हैं कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज रखना। अगर एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज हो गई तो उसकी जिंदगी में दिक्कत है ना? तो ये चीज प्रॉपर तरीके से हम उसको रियल लाइफ से अपना रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे पर बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात। व्हाट इज द मीन बाय रियल वैल्यूड फंक्शन? ठीक है, फंक्शन जो भी हमें आउटपुट में दे रहा है, ठीक है, अगर फंक्शन का आउटपुट, अगर फंक्शन का जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट अगर हमारे रियल नंबर्स हैं, आउटपुट अगर हमारे रियल नंबर्स हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम आपका रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शंस को हम आपका रियल वैल्यूड, ठीक है? इनपुट किया, आउटपुट में क्या आया? रियल वैल्यूज आई, आउटपुट में रियल नंबर्स आए, तो हम उसको रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलेंगे। और इसी तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन fx है बच्चों, fx इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यूज। हमको इस फंक्शन की वैल्यूज लिखनी है। क्या वैल्यूज है? कि सबसे पहले आपको f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है, उसके बाद f ऑफ 7 की वैल्यू बतानी है, फिर आपको f ऑफ -3 की वैल्यू बतानी है। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में 0 इनपुट करता हूं तो यह हमें आउटपुट में क्या देगा? दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 7 यहां पर इनपुट करता हूं, आउटपुट में क्या देगा? वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ फंक्शन। x इक्वल टू -3 इनपुट करता हूं यहां पर, आउटपुट में क्या मिलेगा? वो हमारे फंक्शन की वैल्यू है।
तो 1/1 अगर मैं f ऑफ 0 इक्वल टू फाइंड करूं तो हो जाएगा 2 इंटू में 0 माइनस में 5, कितना आ जाएगा बच्चों, -5 हमारे पास आउटपुट आ गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 0 है उसकी इमेज हमारे पास क्या है बच्चों, -5 है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं f ऑफ 7 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 7 माइनस का 5 यानी कि 14 माइनस का 5 आपके पास 9। ये हमारे पास 7 की इमेज कितनी मिल गई आपको, 9 मिल गई। और इसी तरीके से अगर मैं f ऑफ -3 यहां पे फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में -3 माइनस पे 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 2 जा -6 -5 और माइनस में 11। तो हमारे पास -3 की जो इमेज है वो आपके पास -11 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि -3 की इमेज जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ -11 आएगी। इसके अलावा और कोई इमेज हमें यहां पर नहीं मिलेगी, और कोई इमेज हमें यहां पर नहीं मिलेगी। ये चीज यहां पर नोट कर लीजिए। आई बात क्लियरली समझ में, फटाफट से मुझको बताइए। ठीक है बच्चों, डन बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट यहां पे, एवरीवन? सिंपल सी बात समझ में आई ना। फंक्शन की वैल्यू है ना, वो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इमेज होती है। तो -3 डोमेन की वैल्यू है, मतलब इनपुट है, आउटपुट में -11 है, तो -3 की इमेज हमारे पास -11, 7 की इमेज हमारे पास 9 और 0 की इमेज आपके पास -5 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों फंक्शंस को। ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि यहां पर तुम एक एरो डायग्राम देख रहे हो, फटाफट से मुझे बताइए क्या ये आपका एक फंक्शन है या नहीं है? दिस इज फंक्शन और नॉट? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस एरो डायग्राम को देख करके बताइए क्या ये एरो डायग्राम एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इज दिस अ फंक्शन और नॉट? आप देख सकते हैं 1 से कनेक्टेड है, तो f ऑफ 1 हमारे पास मान लो 1 है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं f। ठीक है, तो f ऑफ 1 हमारे पास 1 है। ठीक है जी। 2 4 से कनेक्टेड है, तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 यहां पर हमारे पास 4 है। ठीक है जी। अब बात करते हैं 3। डोमेन का एलिमेंट 3 है, लेकिन 3 की कोई भी इमेज यहां पर आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन के एक एलिमेंट की कोई भी हमको इमेज नहीं मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मुझे इसको फंक्शन बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमें इसे फंक्शन बनाना है तो क्या कर सकते हैं? आप बोलोगे सर एक सिंपल सा काम, आप इस 3 की कोई इमेज बना दीजिए। तो अगर मैं इस 3 को 2 से रिलेट कर दूं, मतलब कि यहां पर लिख दूं कि f ऑफ 3 इक्वल टू आपके पास 2, तो क्या अब ये फंक्शन बन जाएगा? क्या अब ये फंक्शन बन जाएगा? बिल्कुल सही, क्योंकि अब हमने जिस एलिमेंट की इमेज नहीं थी उसकी एक इमेज बना दी। ठीक है, कि 3 आपका मान लो 2 से रिलेटेड है, तो अब ये आपका एक फंक्शन बन जाएगा। तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज जरूर हो, है ना, और जो भी इमेज हो वो यूनिक हो, अलग अलग इमेज ना हो। बस इस चीज को दिमाग में रख लेना। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर इसको पर्टिकुलर दिमाग में बैठा लोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझना। ठीक है, रिलेशन में एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस हो सकती हैं, एक एलिमेंट बहुत सारे उससे कनेक्टेड हो सकता है ना। मतलब जरूरी थोड़ी है कि मेरा सिर्फ एक ही भाई हो, है ना, मेरे 8-10 भाई हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ब्रदर एक रिलेशन है। ठीक है, ब्रदर एक रिलेशन है। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि मैं सिर्फ एक ही से कनेक्ट हो सकता हूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरी वाइफ है। ठीक है, स्माइल बना देता हूं सुंदर सी। ठीक है, हाँ जी, हाथ भी बना देते हैं। ठीक है, ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है। ठीक है, वैसे वाइफ क्या बोलूं, अब मेरी शादी तो हुई नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं मान लो ये मेरी गर्लफ्रेंड है ना। तो दोस्त नहीं बोलूंगा कि दोस्त तो कई हो सकते हैं, है ना। अब मेरे पे विश्वास रखना, गर्लफ्रेंड भी अगर मेरी होगी तो एक ही होगी भाई। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो ये एक क्या हुआ, है ना। अगर एक ही गर्लफ्रेंड है तब तो एक बढ़िया फंक्शन हो जाएगा, है ना, है ना। मतलब एक ही गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि उस गर्लफ्रेंड से आगे पर जाकर के मेरी शादी हो जाए। ठीक है, फिर शादी हो जाएगी तो मतलब अपने आप वो एक रिलेशन आगे बढ़ गया, मतलब कि वो फंक्शन बन सकता है ना। शादी ब्याह में तो फंक्शन होते हैं, समझना, है ना। अगर एक रिलेशन बहुत अच्छा है ना, एक रिलेशन में यूनिकनेस है, तभी तो जाकर के आगे पे फंक्शन होते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है एक रिलेशन में
बहुत सारे आपने इमेज बना दी है ना, एक इंसान की बहुत सारी गर्लफ्रेंड कर दो, तो क्या एक अच्छा फंक्शन हो पाएगा? शादी वादी हो पाएगी उनके आगे पे? नहीं हो पाएगी ना। शादी तभी होती है जब यूनिकनेस होती है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो अगर ये यूनिकनेस बनी रहेगी तो आगे पर क्या होगा? फंक्शन होगा। यूनिकनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिकनेस। यूनिकनेस है तो फंक्शन है, यूनिकनेस नहीं है तो फंक्शन नहीं है। समझ रहे हो? यूनिकनेस गई तो फंक्शन भी गया, मतलब कि उड़ गया। ये छोटा सा एग्जांपल हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसको उड़ा मत देना, इधर उधर फैला मत देना, ठीक है। सीक्रेट बात बताइए मैंने तुम्हें, आ जाओ। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है आपका यहां पर डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। किसके बारे में बच्चों? डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने मान लो आपका 3 को किससे रेट कर दिया है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखना, एक सेकेंड, कहां गया भाई? ये हो गया, ये गया, इसको यहीं पे रखते हैं। अब देखना, तो यहां पर अब देखना एक सिंपल सा 3 को मैंने 3 से आपका रिलेट कर दिया। अब देखना डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो यहां पर डोमेन में क्या क्या है? जो सेट ए के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे सेट ए के मेंबर्स हमारे डोमेन होंगे। जब भी फंक्शन की बात करेंगे तो सेट ए के सभी मेंबर्स हमारे डोमेन के मेंबर्स होंगे। कोडोमेन में 1 2 3 एंड 4, तो कोडोमेन में पूरा का पूरा हमारा सेट बी आ गया। लेकिन रेंज में क्या आएंगे? रेंज में वही आएंगे जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ में रिलेटेड हो, है ना। एक जो सिंपल चीज हमने रिलेशन में पढ़ा था कि रेंज का मतलब क्या? कोडोमेन के वो मेंबर्स जो सेट ए के यानी कि डोमेन के किसी न किसी मेंबर्स की इमेज हो। जैसे कि 2 1 की इमेज है, 3 2 की भी इमेज है और 3 3 की भी इमेज है। 3 के पास 2 प्री इमेज हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर 2 और 3 हमारे पास रेंज में आ जाएंगे, यानी कि 2 हो गया और 3 हो गया। ये हमारे पास फंक्शन की आपकी रेंज बनेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारे फंक्शन की रेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर यहां पर आपने 2 को 3 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया, तो सर दिक्कत नहीं हो जाएगी? फंक्शन कैसे बन गया? अब वो तो आपने देखा है ना भाई, इनकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने यूनिक रिलेशन बनाया है, ठीक है। अब इसकी जिंदगी में भले तकलीफ रहे लेकिन इनकी जिंदगी आसान होगी क्योंकि इन्होंने यूनिकनेस फॉलो करी है। तो यूनिकनेस फॉलो कौन करता है? यूनिकनेस फॉलो करते हैं डोमेन के एलिमेंट, है ना। और कोडोमेन के एलिमेंट के लिए यूनिकनेस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यूनिकनेस फॉलो करेंगे डोमेन के एलिमेंट, कि डोमेन का हर एक एलिमेंट केवल एक ही इमेज रखेगा, ठीक है। केवल एक इमेज रखेगा, अलग अलग इमेज नहीं रखेगा। चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट में। ये एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा एरो डायग्राम व्हाइट कलर से यहां पर। अब देखना 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डोमेन में पूरे के पूरे सेट ए के सभी एलिमेंट आ गए, ठीक है बच्चों। और कोडोमेन में हमारे पास पूरा का पूरा सेट बी आ गया। अब अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ ये 3 एलिमेंट है। रेंज में ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड आपका 3। तो ये हमारे पास डोमेन, कोडोमेन और रेंज हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ठीक है जी। क्लियर है? आई बात समझ में? इस पर्टिकुलर फंक्शन के रेंज में हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। बहुत बढ़िया। चलो अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में समझेंगे और उनके ग्राफ के बारे में समझेंगे, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इसका काम, आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो रियल नंबर्स के सेट पर डिफाइंड एक फंक्शन होता है। और ये किसके बराबर होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज समझिए, आइडेंटिटी फंक्शन, इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम क्या बुलाते हैं? इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो है वही बताता है। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो क्या करता है? तुम्हारे बारे में बताएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताए, है ना।
समझ रहे हो? अगर आईडी कार्ड तुम्हारा है तो तुम्हारे बारे में ही बताएगा, तो जो इनपुट है आउटपुट में उसी के बारे में बताएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो x इनपुट करोगे तो x मिलेगा, जो इनपुट करोगे वही मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर जो रियल नंबर इनपुट करूंगा आउटपुट में हमको वही रियल नंबर मिल जाएगा। दैट्स वाई इस फंक्शन को हम आपका आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। क्या बच्चों? ग्राफ। तो बेसिकली एक सिंपल सी बात है। देखो ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि एक हमने सबसे पहले तो एक ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है, और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। अब उसमें एक्स की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एफ एक्स की जो वैल्यू मिल रही है, एफ एक्स जो होगा वो बेसिकली बच्चों वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। एफ एक्स की वैल्यूज वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या मिल रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा बच्चों कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास आपका वाई एक्सिस है। क्या है बच्चों? वाई एक्सिस। अब समझना, ये कोई पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू 0, ये कोई पॉइंट हो गया 1, ये कोई पॉइंट हो गया 2, ये कोई पॉइंट हो गया आपका 3, ये कोई पॉइंट हो गया 4, ठीक है। और यहां पर हो गया मान लो आपके पास -1, -2, -3, -4। ऊपर पर आ जाते हैं 1, 2, 3 और नीचे पर आ जाते हैं -1, -2, -3 एंड -4। समझना, जब तुमने 0 इनपुट किया है ना, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो 0 के प्लेस पर 0। f ऑफ 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। f ऑफ 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2। देखना, 0 पुट करने पे 0 मिला तो ये रहा, 1 पुट करने पर 1 मिल रहा है, यानी कि 1 की इमेज 1 है। समझे ना? 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज क्या है बच्चों? 2 है, 0 की इमेज क्या है बच्चों? 0 है। इसी तरीके से -1 की इमेज क्या होगी? -1 होगी। -2 की इमेज की अगर मैं बात करूं तो -2 की इमेज -2 होगी। तो अगर आप इन ऑर्डर्ड पेयर को 0, 0, 1, 1, 2, 2, -1, -1, -2, -2, इनको अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हो, क्या करते हो? इनको अगर आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हो तो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। 1, 1 ये हो गया, 2, 2 यहां पे हो गया, 3, 3 यहां पर हो गया, उसके अलावा -1, -1 यहां पर, -2, -2 यहां पर। तो बेसिकली जब तुम इनको मिलाओगे तो मिलाने से क्या बनेगा? मिलाने से अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके की, अगर एक सुंदर तरीके से मिलाया जाए तो सुंदर तरीके से मिलाने पे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये जो बना हमारे पास, ये fx इक्वल टू x का ग्राफ बनता है। ये क्या है बच्चों? fx इक्वल टू x का ग्राफ है। तो दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बोलेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। और 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -2, -2, -3, -3 ऐसे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स देखो और देखो उसका पेयर क्या है। अब उन सभी पेयर्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दो और उनको ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने से जो शेप बनेगा, ज्वाइन करने से जो स्ट्रक्चर आएगा, वो उसका ग्राफ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? उसका पर्टिकुलर ग्राफ बोला जाएगा। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट से ओके है, बहुत ही बढ़िया। अब आगे आ जाना। तो ये सुंदर से यहां पर इसका ग्राफ हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एग्जाम्पल कांस्टेंट फंक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि आप जो मर्जी उसमें इनपुट करो, जो मर्जी तुम उसमें इनपुट करो, आउटपुट में तुम्हें एक ही चीज देगा। आउटपुट में तुम्हें एक ही चीज देगा और कुछ आउटपुट में दे ही नहीं सकता। इनपुट तुम चाहे जो मर्जी कर लो, जो मर्जी रियल नंबर उसमें इनपुट करोगे, आउटपुट में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मिलेगी। पक्का? कंफर्म? क्लियर? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपसे बोलूं कि fx इक्वल टू मान लो आपके पास 3 है, ठीक है। fx इक्वल टू आपके पास क्या है? 3 है। और ये जो फंक्शन है इसका डोमेन है आपके पास सभी रियल नंबर्स और इसका को डोमेन है आपके पास सभी रियल नंबर्स। डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर्स। को डोमेन क्या है? सभी रियल नंबर्स।
अब जो मर्जी रियल नंबर तुम इनपुट करोगे, आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? 3। तो -5 रखो 3, तुम 1000 रखो आउटपुट में 3, तुम 5000 रखो आउटपुट में 3, तुम √2 इनपुट करो आउटपुट में 3, जो मर्जी रियल नंबर इनपुट करोगे आउटपुट में हमेशा तुम्हें 3 दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे फंक्शन को हम आपका कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास इसका y एक्सिस हो गया। तो ये कोई पॉइंट आपके पास 0 है, ये कोई पॉइंट आपके पास 1 2 3 4 5 और यहां से मतलब 1 2 और 3 कुछ कुल मिलाकर के इस तरीके से। तो अब तुम जो मर्जी इनपुट करोगे यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 जो मर्जी तुम इनपुट करो, तो यानी कि 0 इनपुट किया आउटपुट में 3 मिलेगा, 1 इनपुट किया आउटपुट में 3 मिलेगा, 2 इनपुट किया आउटपुट में 3 मिलेगा, 4 इनपुट किया आउटपुट में 3 मिलेगा। इसी तरह -1 इनपुट किया आउटपुट में 3 मिलेगा, -2 इनपुट किया आउटपुट में 3, जो मर्जी रियल नंबर इनपुट करोगे आउटपुट में सिर्फ 3 दे रहा है। सॉरी, यहां पे माइनस गलती से लग गया। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर के जब अगर मैं इन सभी पॉइंट को ऐसे सभी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता हूं तो हमको कुछ इस तरीके की एक लाइन मिल जाती है। तो ये हमारे पास आपका मान लो fx = 3 का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया बच्चों? fx = 3 का ये हमको ग्राफ हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन बताइए, रेंज बताइए, कोडोमेन बताइए, तो बताओ भाई फंक्शन का डोमेन क्या होगा? भाई हमने बोला कि फंक्शन R to R पर डिफाइंड है, रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर के सेट पर R to R डिफाइंड है, तो डोमेन तो पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो गया। कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा हमारा कोडोमेन हो गया। लेकिन जब बात हम करेंगे बच्चों यहां पर रेंज की, जब हम बात करेंगे यहां पर रेंज की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आउटपुट में हमेशा मिल रहा है। तो जो एलिमेंट हमेशा आउटपुट में मिल रहा है वही हमारी रेंज के एलिमेंट होंगे। आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर 3 3 3 3 3 3 ही मिल रहा है, तो यहां पर रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया, वो है आपका 3। तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन आपका बता दिया। ठीक है बच्चों, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। चलिए आगे बात समझ में, फंडे क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे, जल्दी से बताते रहना चाहिए। ठीक है ना, मजे तो आ रहे हैं ना क्लास में, है ना। थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूं क्या तुम्हें फन करवाता रहूं, तुम्हें चीजें बहुत बेसिक तरीके से रिलेट करता रहूं। अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो आई होप तुम्हें बेटर समझ में आ रहा होगा। नहीं तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन की। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन आपका अगर इस तरीके का है, fx = a0 प्लस में a1x प्लस में a2x² डॉट 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 an(x⁴n), इस तरीके से दिखने वाला कोई भी फंक्शन हो जहां पर a0 a1 a2 an आपके रियल नंबर्स होते हैं, a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर रियल नंबर्स। क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन है उसको हम आपका क्या बुलाते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन बुलाते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म पर मैं यहां पर लिख देता हूं, मान लो fx = आपने लिख दिया 2x + 3, तो ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, fx = मैंने यहां पर लिख दिया आपके पास 2x² प्लस में 3x प्लस में 2, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसके बाद fx = मैंने यहां पर लिख दिया x³, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। या फिर fx = x³ प्लस में 3x² प्लस में 2x प्लस में 1, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये सब पॉलिनोमियल फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। इस तरीके से दिखने वाला हर कोई फंक्शन एक पॉलिनोमियल आपका फंक्शन होता है। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बुलाते हैं। आइए अब आगे पर बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास fx = x² का। अब मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का
बारे में डिस्कस करना है, इसका ग्राफ बनाना है, इसका डोमेन और उसकी रेंज के बारे में बताना है। मान लो ये पर्टिकुलर फंक्शन आर से आर पर डिफाइंड एक फंक्शन है ना, आर से आर पर डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर तुम यहां पर इनपुट करोगे ये उसका स्क्वायर कर देगा, ठीक है, तो कोई भी इनपुट कर सकते हो, स्क्वायर सबका कर देगा, ठीक है। इसलिए डोमेन में हम अगर बात करें तो इसके डोमेन में सभी रियल नंबर्स आते हैं, तो डोमेन यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, सभी रियल नंबर्स, ठीक है। और को डोमेन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा का पूरा ये सेट हमारे पास को डोमेन हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारे पास को डोमेन हो गया, ठीक। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान से समझना, ये पूरा का पूरा डोमेन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास को डोमेन है, ठीक है। और अब अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, रेंज को समझने की कोशिश करना, तुम जब भी कोई रियल नंबर यहां पर इनपुट करोगे ये उसका क्या कर रहा है, स्क्वायर। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर या तो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक 0 या 0 से बड़ा रियल नंबर ही मिलता है। कभी भी सुना है कि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नंबर हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो, ऐसा कहीं सुना है, कहीं देखा है, नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी करो एक्स स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन की रेंज होगी, रेंज में 0 या 0 से बड़े नंबर, मतलब कि 0 टू इंफिनिटी, ये हमारे फंक्शन की आपकी रेंज हो जाती है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम एक तरीके से 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी होती है, ठीक है। चलिए अब अगर मुझे इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान समझना, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होता है। पूछो क्यों? अगर आपको उसको फील कर रहा है तो मैं यहां पे आपको ऐसे समझा सकता हूं कि मान लो ये आपके पास, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास, एक सेकेंड रुक जाना, हाँ जी, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है जी। अब देखना, ये कोई पॉइंट 0 हो गया, ये कोई पॉइंट 1, ये कोई पॉइंट 2, ये कोई पॉइंट 3, ये कोई पॉइंट 4, ये कोई पॉइंट 5, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, नीचे पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब देखना, जब तुमने x इक्वल टू 0 इनपुट किया तो 0 की इमेज 0, x इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1, x इक्वल टू 1 पुट किया 1 का स्क्वायर 1, x इक्वल टू -2 पुट किया आएगा यहाँ पे 4, x इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ पे आया 4। मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो इधर से पेयर्स, तो 0, 0, -1, -1, 1, -2, 4 एंड 2, 4, इस टाइप के पेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इनको प्लॉट करूं तो 0, 0 तो ये हो गया है ना, 1 बाई 1 प्लॉट करते हैं, ठीक है। 1, 1 ये हो गया, -1, 1 ये हो गया, ठीक है। 2, 4 आपके पास ये हो गया, और -2, 4 आपके पास ऐसे ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके का ग्राफ हमको मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा कर्व होता है, कर्व के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है जो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, कर्वेचर कि कितना कर्व आएगा नहीं आएगा, लेकिन रफली अगर हम देखें तो इस तरीके का ग्राफ हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मिलता है। तो यही चीज मैंने आपको यहां पर बना करके बताई थी कि ये हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपका ग्राफ होता है। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। और अगर आपको याद है तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला। तो ये एक तरीके का आपका पैराबोला है ना, इस शेप को हम आपका पैराबोला बोलते हैं। और किस टाइप का पैराबोला है, जो ऊपर की तरफ पे ओपन होता है उसको हम एक तरीके से अपवर्ड्स पैराबोला बोलते हैं।
तो 10th क्लास में ये चीजें आपने पढ़ी थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, और अपवर्ड्स पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला, है ना। डाउनवर्ड्स कब होता है? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो अगर मैं यहां पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं, सोचो, अगर मैं यहां पर एफ एक्स इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूं तो इस फंक्शन का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ हमको एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपने निगेटिव ले लिया तो पैराबोला तुरंत अपना जो ऊपर की तरफ ओपन था वो नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये हमारे पास डाउनवर्ड्स पैराबोला है। आई बात समझ में? इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? डाउनवर्ड्स पैराबोला। सिंपल, क्लियर है? कोई भी दिक्कत यहां पर? तो अपवर्ड्स पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला, ये बेसिक टर्म्स यहां पर हमें आपका इस्तेमाल करने होते हैं। एवरीवन क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब आगे पर आते हैं। अब जैसे कि हम अलग अलग तरीके से बात करें, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर इस तरीके ग्राफ, 5x स्क्वायर ऐसा कुछ ग्राफ। तो ये हमारे पास अलग अलग, हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1 2 3 4 5 बढ़ाता जाऊंगा तो पैराबोला जो पहले इस तरीके से था वो धीरे 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 श्रिंक होता जा रहा है ना। मतलब कि आप देख सकते हो यहां पे कि अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, तो ये जो 5x स्क्वायर इसका ग्राफ श्रिंक हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर ऐसे ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दूं तो ये ग्राफ और भी ज्यादा आपका स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि ग्राफ आपका और ज्यादा फैल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब एक्स स्क्वायर का ग्राफ मतलब 1 से बड़ा हो, यानी कि जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 से बड़ा होगा, बड़ा करते जाएंगे तो उस केस में ये श्रिंक करेगा, और जब 0 और 1 के बीच में 1/2 1/3 कर दें तो ये और भी ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन होता जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिकली हमें कुछ बेसिक चीजें यहां पर समझनी होती हैं। ठीक है, और ये हमारे पास सेम निगेटिव कॉफिशिएंट के रिस्पेक्ट में हो गया कि माइनस का 5x स्क्वायर नीचे की तरफ, माइनस का 2x स्क्वायर नीचे की तरफ, माइनस का x स्क्वायर नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास निगेटिव कॉफिशिएंट के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड्स पैराबोला और पॉजिटिव कॉफिशिएंट के रिस्पेक्ट में अपवर्ड्स पैराबोला मिलते हैं। तो आई बात समझ में? जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। क्लियर है बच्चों? एवरीवन? तो ये चीजें बेसिक फंडामेंटल्स है जिनको बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जो भी मैं आपको फंक्शंस, उनके ग्राफ, डोमेन, रेंज, जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा वो इन्हीं सब चीजों के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई? क्लियर है? आई बात समझ में? तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो, और अगला लेक्चर जो आपका आएगा जिसमें हम और अलग अलग फंक्शंस, उनके ग्राफ्स और उन चीजों के बारे में आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।